सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक है, अच्छे हैं, मस्त और स्वस्थ हैं। अपनी पढ़ाई को निरंतर आप लोग जारी रख पा रहे हैं। तो साथियों, आज का जो अपना टॉपिक है वो रहने वाला पर्यटन। आपके मन में प्रश्न आया होगा कि पर्यटन क्या है, पर्यटन क्या है, पर्यटक किसे कहते हैं। तो पर्यटन का मतलब सीधी सी बात समझिएगा, केवल मौज मस्ती के लिए, आनंद के लिए, मस्ती के लिए, मनोरंजन के लिए जो यात्रा की जाती है उसे अपन क्या कहते हैं? पर्यटन कहते हैं। गुरुजी, मनोरंजन के लिए बिल्कुल। यात्रा तो वैसे आप ससुराल जाएं वो भी यात्रा है, लेकिन वो पर्यटन नहीं कहा जा सकता। अगर आप मौज मस्ती के लिए जा रहे हैं तो उसे पर्यटन का दर्जा दे सकता है, लेकिन वो नहीं है। और जो यात्रा करने वाला व्यक्ति है वो क्या? पर्यटक है। राजस्थान के अंदर पर्यटक स्थल खूब सारे हैं। यहाँ आपको ऐतिहासिक रूप से भी पर्यटक स्थल देखने को मिलेंगे, यहाँ सांस्कृतिक पर्यटक स्थल है, यहाँ भौगोलिक पर्यटक स्थल है। यानी राजस्थान मिला जुला मिश्रण है। और राजस्थान को इसीलिए सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है, पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाता है। राजस्थान को सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ देशी विदेशी खूब सारे पर्यटक आनंद लेने के लिए आते हैं राजस्थान की इस मरुधरा का। और राजस्थान के बारे में तो इतिहासकारों ने यहां तक लिखा है इसकी शौर्य परंपरा के बारे में कि रुडियार्ड किपलिंग ने कहा था कि यहाँ का जो हर मार्ग है उस मार्ग के अंदर, उस मार्ग की धूल के अंदर यहाँ पर वीर जो पुरुष है उनकी हड्डियों का चूर्ण मिल जाएगा आपको। कहने का मतलब यहाँ का कण कण है बखान करता है शौर्य का और वीरता का। अब इसी पर्यटन में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में क्या क्या चीजें बनने वाली हैं, इन सब की चर्चा अपन आज की क्लास में करने वाले हैं। इस पूरी राजस्थान में पर्यटन जो श्रृंखला इसके अंदर करने वाले हैं। तो चलिएगा, बिना किसी देरी के अपन करते हैं क्लास को शुरू। और एक बात और ध्यान रखिएगा, पर्यटन को अपन कहें वर्ष भर एक बार, वर्ष से एक बार याद करने के लिए पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। और आपसे यह पूछ लिया जाए कि राजस्थान में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है या भारत में कब मनाया जाता है, तो साथियों याद रखिएगा 25 जनवरी ये अपने भारत में पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। सीधा सीधा प्रश्न आ जाए कि पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो अपना उत्तर आएगा पर्यटन दिवस मनाया जाता है साथियों भारत के अंदर 25 जनवरी को। अब फिर आपके मन में प्रश्न आया कि गुरुजी भारत में 25 जनवरी को मनाया जाता है तो विश्व में कब मनाया जाता है? साथियों ध्यान देंगे, विश्व में मनाया जाता है 27 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को विश्व में मनाया जाता है। बस इतना याद रखिएगा कि विश्व में पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को विश्व में पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अब बात यह आती है कि पर्यटन दिवस के बाद में आगे राजस्थान में इस पर्यटन का विकास किस प्रकार से होता है और कैसे कहानियां चलती हैं वो देखते हुए चलिएगा। आइए अपने राजस्थान में आते हैं अपन। राजस्थान में जैसे एंटर करेंगे तो यहां पहली बात आती है 1956। क्या हुआ 1956 में? तो आपको याद रखना है कि अपने राजस्थान के अंदर 1956 में जो पर्यटन विभाग था ना, उसे स्वतंत्र रूप से खोल दिया जाता है। क्या याद रखना है? 1956 में अपने राजस्थान में पर्यटन विभाग है वो स्वतंत्र रूप से कार्य करने लग जाता है। फिर 1965 में आके राजस्थान राज्य होटल निगम की स्थापना कर दी जाती है। राजस्थान राज्य होटल निगम की स्थापना कर दी जाती है। और उसके बाद में 1 अप्रैल 1979 को राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की जाती है। उसके बाद में मार्च 1989 के अंदर आपको पता है क्या किया जाता है? मोहम्मद यूनुस खान समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान के अंदर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया जाता है। और यही समिति थी जिस समिति की सिफारिश के आधार पर पर्यटन जो है इसको निर्धूम उद्योग का दर्जा दिया जाता है, यानी प्रदूषण रहित उद्योग। इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं है, प्रदूषण रहित उद्योग, निर्धूम उद्योग। कौन से उद्योग को कहा जाता है? तो अपना उत्तर बनेगा पर्यटन उद्योग को कहा जाता है। तो अपन देखते हैं 1956 में क्या हुआ। तो आपको याद रखना है 1956 के अंदर राजस्थान के अंदर पर्यटन विभाग स्वतंत्र रूप से कार्य करने लग जाता है। तो अपन लिख सकते हैं 1956 में पर्यटन विभाग स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगा। कब की बात हो रही है? तो अपन कहेंगे ये बात हो रही है कि पर्यटन जो है, पर्यटन विभाग जो है ये स्वतंत्र रूप से कार्य कब करने लगा? तो अपन कहेंगे 1956 में। फिर बात आती है 7 जून 1965 को क्या हुआ। तो साथियों याद रखना है 7 जून 1965 को
राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य, राजस्थान राज्य होटल निगम की स्थापना। राजस्थान राज्य होटल निगम की जो स्थापना है ये कब की जाती है, तो अपन कहेंगे ये की जाती है 1965 में। कब की जाती है? 1965 के अंदर। ये डेडलाइन आपको याद करनी है, ठीक है। उसके बाद आगे चले, 1 अप्रैल 1979 को क्या होता है, तो याद रखिएगा राजस्थान राज्य जो पर्यटन विकास निगम लिमिटेड है उसकी स्थापना कर दी जाती है। किसके? राजस्थान राज्य का जो पर्यटन विकास निगम लिमिटेड है उसकी स्थापना कर दी जाती है। कब? 1 अप्रैल 1979 को। तो आप लिख लीजिएगा राजस्थान, राजस्थान पर्यटन, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, विकास निगम, इसकी स्थापना कर दी जाती। इसी को अपन शॉर्ट रूप में कहते हैं आरटीडीसी। क्या कहते हैं? आरटीडीसी। आरटीडीसी का मतलब क्या है? राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट जो कॉरपोरेशन है ये आरटीडीसी है, राजस्थान पर्यटन विकास निगम। राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की जाती है, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1979 को की जाती है। फिर प्रश्न बना कि मार्च 1989 में क्या किया जाता है, तो साथियों यहां याद रखिएगा कि मार्च 1989 में क्या किया जाता है। यहां आपको याद रखना है एक समिति का गठन होता है, मोहम्मद यूनुस समिति। कौन सी समिति? मोहम्मद यूनुस समिति। और इस मोहम्मद यूनुस समिति की, कौन सी समिति की? मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश के आधार पर। कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर? तो याद रखिएगा मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश के आधार पर क्या कर दिया जाता है, तो याद रखना है मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश के आधार पर जो आपका पर्यटन था, इस पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाता है। पर्यटन को किसका दर्जा दिया जाता है, तो अपन कहेंगे उद्योग का दर्जा दिया जाता है। तो इतना बात आपको याद रखनी है कि कौन सी समिति की सिफारिश, तो अपन कहेंगे यूनुस समिति की सिफारिश। इसके आधार पर क्या किया जाता है? इसके आधार पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया जाता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया जाता है, तो अपन कहेंगे पर्यटन को उद्योग का दर्जा है ये 1989 के अंदर दिया जाता है। और कौन सी समिति की सिफारिश के आधार पर यह काम किया जाता है, तो अपन कहेंगे यह काम किया जाता है मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश के आधार पर। कौन सी समिति की सिफारिश? मोहम्मद यूनुस समिति की सिफारिश के आधार पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाता है। यहां मैं एक बात और बता देता हूं आपको, काम की बात है, नोट कर लीजिएगा कि पर्यटन को इसी समिति की सिफारिश के आधार पर पर्यटन को कौन सा उद्योग का दर्जा दे दिया जाता है? निर्धूम उद्योग। कौन सा उद्योग है? निर्धूम उद्योग। निर्धूम उद्योग का दर्जा, निर्धूम उद्योग का दर्जा भी दिया जाता है। और निर्धूम उद्योग का मतलब दर्जा भी दिया जाता है। निर्धूम उद्योग का मतलब आप यूं समझिएगा कि ऐसा उद्योग जहां किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है, किसी भी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं होता है। भाई पर्यटक आएगा, घूम के देख के चला जाएगा, उसमें काहे का प्रदूषण है, ठीक है। तो याद रखेंगे कौन से उद्योग को निर्धूम उद्योग का दर्जा दिया गया है, तो अपना उत्तर बनेगा निर्धूम उद्योग का जो दर्जा है ये पर्यटन को दिया गया है। तो ये टाइमलाइन में लिख लीजिएगा फटाफट से एक बार। 56 में क्या हुआ? पर्यटन विभाग स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। फिर 65 के अंदर राजस्थान राज्य होटल निगम की स्थापना हो जाती है। ये लिखिएगा 1979 में क्या होता है, और फिर 1979 के बाद में 1989 में क्या होता है। अब देखिएगा भाई साहब, आगे चलते हैं अपन, तो आगे और भी बातें आएंगी बहुत सारी, इनको लिख लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। अब बात आती है इसके बाद में कि ये 29 अक्टूबर 1996 यहां पे क्या होता है? राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में
काम करने वाली एक संस्था की स्थापना की जाती है। जैसे अभी मैं बता के आया आपको कि आरटीडीसी की स्थापना कब की जाती है, सीधा प्रश्न आ सकता आपसे, तो आप कहेंगे आरटीडीसी की स्थापना 1 अप्रैल 1979 को की जाती है, 89 नहीं है। उसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए रीट मेन की स्थापना कब की जाती है। रीट आप वाली रीट खोल रखें और कौन कौन से खोल रखें। कई बार सीधा प्रश्न आ जाता है कि मूमल होटल कहां पर है, घूमर कहां पर है, ढोला मारू कहां पर है, चिरमी कहां पर है, हवेली कहां पर है, झीलग्राम, कैफेटेरिया, ये कहां की होटलें हैं। तो कहां की होटलें हैं इसके लिए आपको पहले जानना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा कि कहां कहां पर्यटन के द्वारा, बोले तो आरटीडीसी के द्वारा, पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के द्वारा कहां कहां राजस्थान के अंदर होटलें संचालित की जा रही हैं, जहां पे पर्यटक आते हैं और आनंद लेते हैं। हालांकि होटलें तो बहुत सारी हैं, लेकिन पर्यटन विकास निगम लिमिटेड जिनका कंट्रोल करता है वो होटलें कौन कौन सी हैं, अब वो अपने को देखनी है, जाननी। ऊपर से चलते हैं अपन, गंगानगर, हनुमानगढ़ होटलें तो खूब है, लेकिन पर्यटन विकास निगम लिमिटेड द्वारा स्थापित होटलें नहीं है। अब बात करते हैं अपने, क्या चूरू में ऐसी होटल है क्या? बिल्कुल, चूरू में ऐसी होटल है, और चूरू में जो होटल है मित्रों, इस होटल का नाम आता है चिरमी। क्या नाम आता है? चिरमी। तो याद रखिएगा, चिरमी होटल कहां की है, तो आप बताएंगे चिरमी जो होटल है ये चूरू में है। ये किसके द्वारा? आरटीडीसी के द्वारा संचालित होटलों की अपन बात कर रहे हैं। उसके बाद में बात आती है कि सीकर में कोई होटल है क्या? बिल्कुल है, सीकर के अंदर भी। और सीकर के अंदर जो होटल है ये आपका होटल है हवेली। प्रश्न आएगा कि हवेली होटल कहां है, तो अपन कहेंगे हवेली जो होटल है ये फतेहपुर के अंदर है। और फतेहपुर आपको पता है कहां पे है? फतेहपुर सीकर के अंदर है, ये हवेली होटल होगी। इसके बाद बात की जाए बीकानेर में होटल कौन सी है, तो साथियों ध्यान देना, बीकानेर के अंदर जो होटल है वो होटल है ढोला मारू। प्रश्न आ जाए ढोला मारू, ये राजस्थान में एक पर्यटन लोगो और स्लोगन भी दिया गया था ना, बिल्कुल सबसे पहले दिया ही गया था 1978 में। और ढोला मारू होटल कहां पे, तो आप कहेंगे ढोला मारू जो होटल है ये बीकानेर के अंदर है। ढोला मारू होटल कहां पे है? ढोला मारू होटल बीकानेर के अंदर। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, तो अपने पास है जैसलमेर। और जैसलमेर में जो होटल है मित्रों, वो होटल है मूमल। मूमल तो आप जानते हैं वैसे भी। तो जैसलमेर में जो होटल है उस होटल का नाम आ जाता है मूमल। मूमल कहां की है? मूमल है जैसलमेर की। इसके बाद जैसे आगे चले अपने, जैसलमेर के बाद में ये जो बाड़मेर है, और बाड़मेर में जो होटल है अब वो होटल है खड़ताल। कौन सी होटल है? खड़ताल कहां की होटल है, तो अपन कहेंगे बाड़मेर की है। कहां की है? बाड़मेर की है। उसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे अपने कि घूमर कहां की होटल है? घूमर तो आपको पता है कहां की होटल है, ये तो आपका जोधपुर की होटल है। कहां की है? तो अपन कहेंगे घूमर कहां की होटल है, ये लिख देता हूं मैं। तो घूमर कहां की होटल हो जाएगी आपका? घूमर है अपने जोधपुर की होटल। घूमर कहां की होटल है? जोधपुर की। इसके बाद में प्रश्न बनेगा अपने कि हाँ, एक बार ये नोट कर लीजिएगा, नीचे वाले मैप में आगे और देखेंगे अपन, शिखर पुरजन कहां पे है अपना, और भी होटलें हैं जैसे कि अपना चंद्रभागा कहां पे है, कामधेनु कहां पे है, सारस कहां पे है, लेकडेन कहां पे है, ये सारी होटलें देखेंगे। एक बार इनको आप मैप के अंदर अच्छे ढंग से नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर आगे वाले पेज पे अपन बची हुई होटलें ले लेते हैं ना। शाबाश। चलें भाई, चलते हैं। हाँ, इसके बाद देखिएगा, अब बात आती है कि ये ऊपर वाले देख लिए अपन ने। अब जयपुर के अंदर कौन कौन से होटल हैं, तो साथियों जयपुर के अंदर बहुत सारे होटल हैं, एक ही होटल नहीं है जयपुर में। जैसे कि आपसे पूछा जाए तीज कहां पर है, तीज होटल ये जयपुर के अंदर है। तीज के बाद में आपसे पूछ लिया जाए गणगौर होटल कहां पर है, तो आप कहेंगे जयपुर के अंदर ही है। उसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए आपका यूथ हॉस्टल कहां पे है, तो आप कहेंगे जयपुर के अंदर ही है। यूथ हॉस्टल ये कहां है? जयपुर के अंदर ही है। इसके बाद में आपसे पूछ लिया जाए झीलग्राम कहां पे है, तो आप कहेंगे ये भी जयपुर के अंदर ही है। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाए कैफेटेरिया कहां पे है, तो आप कहेंगे कैफेटेरिया ये भी कहां है भाई साहब? ये भी जयपुर के अंदर ही है। ये जयपुर की पर्यटन विभाग द्वारा संचालित क्या है? होटलें। इसके बाद प्रश्न बने कि अपने धौलपुर के अंदर कौन सी होटल है, तो आप कहेंगे वन विहार कहां का होटल है? वन विहार ये आपका धौलपुर का है। वन विहार कहां का होटल है? धौलपुर का है। जबकि बात करें अपने भरतपुर का कौन सा है, तो याद रखिएगा भरतपुर में जो होटल है
वो है सारस। भरतपुर में कौन सा है? सारस है। भरतपुर के बाद जैसे ही आगे बात करें अपने कि अलवर और बच जाता है ना, बिल्कुल बच जाता है, अलवर को भी लेंगे, कैसे छोड़ेंगे, आपकी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। अलवर के अंदर बात की जाती है तो टाइगर डेन, टाइगर डेन और लेक पैलेस, टाइगर डेन और लेक पैलेस, ये कहां की होटलें हैं? तो अपना उत्तर बनेगा ये अलवर की होटलें हैं। कहां की हैं? अलवर की। इधर आ जाइए, अपन ने यहां जोधपुर तक तो देख लिया था। नागौर के अंदर एक होटल आती है, ये होटल कौन सी है? तो अपन कहेंगे नागौर में जो होटल है ये है कुर्जा। प्रश्न आ जाए सीधा सीधा कि कुर्जा कहां की होटल है, तो आप क्या कहेंगे? कुर्जा नागौर की होटल है। इसके बाद जैसे अपन बात करें अजमेर के अंदर कौन सी होटलें हैं? अजमेर में मित्रों दो होटल है, एक खादिम और दूसरा है खिदमत। एक खादिम, दूसरा खिदमत। ये मैप से याद करना पड़ेगा आपको, है ना। खादिम, खादिम, खादिम और खिदमत, खिदमत, खादिम और खिदमत, ये दोनों ही होटलें कहां की हैं? तो अपन कहेंगे ये दोनों ही होटलें अजमेर की हैं। तो अजमेर में दो होटलें होगी, खादिम और खिदमत। इसके बाद में पणिहारी और शिल्पी, ये कहां की होटलें हैं? तो यहां याद रखिएगा आप, पणिहारी और शिल्पी, ये इधर से तीर लगा के और मैं इधर लिए चलता हूं, इधर लिख देता हूं पणिहारी, पणिहारी और पणिहारी के साथ शिल्पी, ये कहां की होटलें हैं? तो अपन कहेंगे दोनों ही होटलें पाली के अंदर है। इसके बाद बात आती है कि पाली के बाद में है तो ये सिरोही वाला भाग है, यहां कौन सी होटलें हैं? तो यहां आपको याद रखना है दो नाम, शिखर और पुरजन। शिखर और पुरजन कहां की होटलें हैं? तो अपन कहेंगे शिखर और पुरजन सिरोही की होटलें। मैं इधर लिख देता हूं शिखर और पुरजन, शिखर और पुरजन, ये कहां की होटलें? एक मिनट, सही नहीं लिखा गया, शिखर और पुरजन, शिखर और पुरजन, ये कहां की होटल है भाई साहब? तो अपन कहेंगे शिखर और पुरजन है, ये सिरोही की होटलें हैं। कहां की होटलें? सिरोही की। उसके बाद बात की जाए कि कजरी और गवरी, कजरी और गवरी कहां की होटल हैं? तो आपका उत्तर बनेगा कजरी और जो गवरी है, ये लिख देता हूं मैं, कजरी और कजरी के साथ याद रखना गवरी, ये दोनों ही होटलें कहां की हैं? तो अपन कहेंगे ये दोनों ही होटलें उदयपुर की हैं। कजरी और गवरी कहां की होटलें? ये उदयपुर की होटलें हैं। इसके बाद में जैसे ही आगे चले तो पन्ना। अब पन्ना कहां का है? तो भाई साहब याद रखिएगा पन्ना, पन्ना होटल कहां की है? ये है चित्तौड़गढ़ की। पन्ना कहां की है? चित्तौड़गढ़ की है। इसके बाद जैसे ही आगे चले तो अपने पास चंद्रभागा, चंद्रभागा कहां की है? चंद्रभागा, चंद्रभागा है कहां की? तो अपन कहेंगे ये है झालावाड़ की। कहां की है? झालावाड़ की है। इसके बाद बात करें सवाई माधोपुर में भी होटलें हैं, बिल्कुल सवाई माधोपुर में भी होटलें हैं, इनको लिख लीजिएगा आप एक बार, फिर उसको भी लिख लेते हैं। विनायक है, कामधेनु है, झूमर बावड़ी है, वैसे यहां जगह बच रही है, मैं लिख ही देता हूं। सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में जो होटलें हैं इनमें जैसे कि विनायक है, विनायक के साथ कामधेनु है, कामधेनु है और झूमर बावड़ी है, झूमर बावड़ी। ये होटलें कहां की भाई साहब? ये तीनों होटलें सवाई माधोपुर की, सवाई माधोपुर। ठीक है, तो ये पर्यटन विभाग द्वारा संचालित होटलें हैं, आरटीडीसी के द्वारा संचालित होटलें हैं। कौन कौन सी होटलें हैं? तो याद रख लीजिएगा आरटीडीसी ने कौन कौन सी होटलों का संचालन किया है, पीछे वाले पेज से चलते हैं, साथ साथ रिपीट हो जाएगा। ढोला मारू कहां पे? बीकानेर के अंदर है। चिरमी कहां पे है? तो अपना चूरू के अंदर है। कुर्जा कहां पे? नागौर में। घूमर जोधपुर में है। मूमल जैसलमेर के अंदर है। झीलग्राम कैफेटेरिया, गणगौर, तीज, ये सारी की सारी, स्वागतम वगैरह, ये कहां पे? जयपुर के अंदर है। उसके बाद बात करें अपने घूमर, हड़ताल आ गई, बाड़मेर के अंदर है। फिर आगे वाले पेज पे चलते हैं अपन, तो आ गया अपना जयपुर के अंदर झीलग्राम आ गया, यूथ हॉस्टल आ गया, गणगौर आ गया, तीज आ गया, कैफेटेरिया आ गया। एक और लिखता है जयपुर के अंदर, लिख लीजिएगा स्वागतम। स्वागतम कहां पे है? स्वागतम, ये सारी जो होटलें हैं ये कहां पे हैं? जयपुर के अंदर है। ठीक है, इसके बाद ये टाइगर डेन, लेक पैलेस है, एक मीनल, मीनल नाम की होटल और है, ये कहां की है? ये अपना अलवर की है। इसके बाद में भरतपुर के अंदर कौन सी है? सारस है। इसके बाद धौलपुर के अंदर कौन सी है?
वन विहार है, ठीक है। चंद्रभागा कहां पे है? या झालावाड़ में। पन्ना कहां पे है? चित्तौड़ के अंदर है। कजरी गौरी कहां पे? उदयपुर में है। एक गोकुलो रेस्ट हाउस हो रहा है ना, चंद्रभागा, चंद्रावती है भैया, है ना, चंद्रावती है ये, है ना। आप इसको कर लेना, मैं यहां लिख देता हूं चंद्रावती, झालावाड़ के अंदर, एक ही बात है, ठीक है। हाँ, तो ये होटलें आप इनको आराम से लिख लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं अपने, है ना। शाबाश, चले भैया। हाँ, लिख पाए अच्छे ढंग से? एक एक चीज क्लियर करते हुए चलेंगे, आराम से समझते हुए चलेंगे, हमें कोई जल्दबाजी नहीं है ना। चलते हैं आगे, चले चलते हैं। ये लीजिए, अब बात आती है हेरिटेज होटल। क्या मामला है? हेरिटेज का मतलब तो समझ गए, जो संस्कृति से जुड़ा हुआ मामला हो गया। यानी आप यूं देखिएगा, 1991 ईस्वी में, कब है? 1991 ईस्वी में प्रारंभ योजना, और इस योजना के तहत काम क्या है वो देखिएगा, वो बड़ी काम की बात है। काम ये है कि जो जो भवन 1950 से पहले के बने हुए हैं और जिनकी पर्यटन में अपन यूं कहें, जिनका संरक्षण करना भी जरूरी है, और जिनके संरक्षण करना भी जरूरी है, साथ में जिनसे अपने को राजस्थान सरकार को राजस्व भी मिलता रहे, कुछ इनकम भी होती रहे, पर्यटन को बढ़ावा मिले, ऐसे भवनों को क्या किया जाना है? हेरिटेज होटल में बदला जाना है। अब उनकी सीमा क्या रखी जाए? तो 1950 से पहले के जो भवन बने हुए हैं उनमें से, ऐसा नहीं सभी को बना दो हेरिटेज होटल, चिन्हित किया जाएगा और फिर बनाया जाएगा। तो याद रखना है, क्या रखना है? 1950 से, कब से? 1950 से पहले के बने भवन, यानी भाई साहब 1950 से पहले जो भवन है ना, उन भवनों को किसमें शामिल किया जाएगा? हेरिटेज होटल वाले प्लान में शामिल किया जाएगा। अब देखते हैं अपन हेरिटेज होटल हैं कौन कौन से। तो याद रखेंगे, नंबर 1 जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अजीत भवन जोधपुर। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है, वो कौन सा है? तो याद रखेंगे अजीत भवन। और प्रश्न आ जाए कि अजीत भवन है कहां पे, तो भाई साहब आपका जवाब बनेगा अजीत भवन जोधपुर में है। अजीत भवन कहां पे है? जोधपुर में है। और ये क्या है? ये है राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज जो होटल है वो कौन सा है? तो भाई साहब याद रखना, राजस्थान का पहला जो हेरिटेज होटल है वो आपका कौन सा होगा? तो अपन कहेंगे अजीत भवन है कहां पे? जोधपुर में है। इसके बाद देखिएगा भाई साहब, जोधपुर में थोड़ी ना, और भी तो अपने और हैं, मना किसने किया है? अपने मंडावा, एक आता है मंडावा। प्रश्न आएगा कि मंडावा होटल कहां पे है? मंडावा होटल ये हेरिटेज होटल है, ये कौन से जिले में है? तो अपना उत्तर आएगा झुंझुनू में है। जबकि बात करें बीकानेर में 2 हैं। बीकानेर में कितने हैं? 2 हैं। अब ये 2 हैं, कौन कौन से बीकानेर के अंदर? तो भाई साहब जरा ध्यान देना, बीकानेर में 2 कौन से हैं? एक तो आप जानते हैं गजनेर पैलेस, और एक है लालगढ़ पैलेस, 2 हैं। तो याद रखिएगा, गजनेर पैलेस, अभी तो इसको पुरस्कार भी मिला है, वो करंट का मुद्दा है। गजनेर पैलेस, और साथ में याद रखिएगा एक आता है लालगढ़ पैलेस। ये दोनों कहां पे हैं? तो अपन कहेंगे ये दोनों के दोनों बीकानेर के अंदर है। और उसके बाद एक आता है रोहितगढ़ पैलेस। प्रश्न बन जाए कि रोहितगढ़ पैलेस कहां पर है? तो अपना उत्तर बनेगा रोहितगढ़ पैलेस। रोहितगढ़ पैलेस ये भाई साहब पाली के अंदर है। रोहितगढ़ पैलेस कहां पे है? पाली में है। रोहितगढ़ पैलेस के बाद में प्रश्न है लक्ष्मी नारायण पैलेस कहां पे है? लक्ष्मी निवास पैलेस, ठीक है, नारायण नहीं, लक्ष्मी निवास पैलेस। तो आप क्या कहेंगे? ये भरतपुर के अंदर है। लक्ष्मी निवास कहां पे? भरतपुर के अंदर। ये लो जी,
लक्ष्मी निवास पैलेस, ये कहां पे है? ये भरतपुर के अंदर है। उसके बाद प्रश्न बना कि नीमराणा पैलेस ये कहां पे है? ये लो जी, नीमराणा पैलेस, नीमराणा पैलेस ये कहां पे है? ये अपने अलवर में। अब एक ही जिला बचता है जहां पे हो सकते हैं हेरिटेज होटल। अब अनुमान लगा लो कौन सा जिला बच सकता है? वो बच सकता है आपका राजधानी वाला। और राजधानी बोले तो जयपुर। जयपुर के अंदर सामोद पैलेस याद रखना है। कौन सा? सामोद पैलेस। आपको इनको लिख लीजिएगा, जयपुर वाला इधर मैप में लिखवा लेते हैं अपने साथ साथ, है ना। इनको लिखिएगा फटाफट से, लिखो सामोद पैलेस, शिव निवास पैलेस। ये सारे के सारे आगे कहां पे? तो अपन कहेंगे जयपुर के अंदर। कहां पे है? जयपुर में। तो ये हो गए भाई साहब हेरिटेज होटल। कौन से होटल हो गए? हेरिटेज होटल हो गए। तो आज की क्लास है, आज अपन बात करते हैं पर्यटन का विकास करने के लिए पर्यटन परिपथ बनाए गए हैं। और पर्यटन जो परिपथ हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, और पर्यटन परिपथ का, पर्यटन सर्किट का मतलब क्या है? पर्यटन सर्किट का एक मतलब यही है कि एक क्षेत्र के अंदर जितने भी महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल हैं उनको एक सर्किट का नाम दे दिया जाता है। अपन कहें ब्लॉक बना दिए गए। जैसे अपने क्या है, जिला, जिले के अंदर फिर ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक के अंदर फिर गांव वगैरह होते हैं। उसी प्रकार पूरे राजस्थान में पर्यटन को विकसित करने के लिए, सुनियोजित ढंग से विकसित करने के लिए क्या बना दिए गए? पर्यटन सर्किट बना दिए गए। क्या बना दिए गए? पर्यटन सर्किट बना दिए गए। अब इन पर्यटन सर्किटों की बात करते हैं। कौन कौन से पर्यटन सर्किट हैं और किस प्रकार से एक एक पर्यटन सर्किट है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, सीधा सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इनके अपन बातचीत करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं, देखिएगा साथियों। बात आती है पर्यटन सर्किट कौन कौन से। सबसे पहले अपन बात करें परंपरागत रूप से, अगर राजस्थान में देखें तो 10 पर्यटन सर्किट हैं। कितने पर्यटन सर्किट हैं? 10। नंबर 1 पे अपन लेते हैं यहां से, ये वाला जो पर्यटन सर्किट है, इस पर्यटन सर्किट को नाम दिया जाता है, ये इतना इतना जो है, इसे नाम देंगे शेखावाटी पर्यटन सर्किट। प्रश्न बनेगा कि ये कौन सा पर्यटन सर्किट है, तो अपना उत्तर आएगा ये है शेखावाटी सर्किट। अब आपसे ये पूछ लिया जाए कि शेखावाटी सर्किट में कौन से जिले आते हैं, तो जिलों का तो आपको पता है, ये सीकर, चुरू, झुंझुनू, ये 3 जिले आते हैं। और इन 3 जिलों के जितने भी पर्यटक स्थल हैं ये सारे के सारे किसमें आएंगे? ये शेखावाटी सर्किट के अंदर आ जाएंगे। किसमें आ जाएंगे? शेखावाटी में। चाहे आपका सीकर का है, चाहे चूरू के हैं, चाहे झुंझुनू के हैं, जितने भी पर्यटक स्थल हैं ये किसमें आ जाएंगे? अपने शेखावाटी सर्किट में आ जाएंगे। अब शेखावाटी सर्किट के बाद में नंबर 2 पे जिस सर्किट की अपन चर्चा करेंगे, अब वो सर्किट आ रहा है मित्रों, वो है ढूंढाड़ सर्किट। कौन सा? ढूंढाड़ सर्किट। कौन सा सर्किट है? ढूंढाड़ सर्किट। तो याद रखिएगा नंबर 2 पे अपन यहां चर्चा कर सकते हैं जिस सर्किट की, वो सर्किट है ढूंढाड़ सर्किट। और ढूंढाड़ सर्किट में आपको एक बात याद रखनी है कि इसके अंदर जयपुर वाला क्षेत्र तो है ही है, साथ के अंदर जो आभानेरी दौसा वाला क्षेत्र है वो भी इसके अंदर शामिल कर लिया जाता है। कौन सा शामिल कर लिया जाता है? तो अपन कहेंगे ढूंढाड़ सर्किट के अंदर एक तो आपका आ गया जयपुर, और जयपुर के साथ साथ जो आपका आभानेरी वाला क्षेत्र है, कौन सा? आभानेरी। और आभानेरी है कहां पे? तो साथियों आपको पता है आभानेरी दौसा के अंदर आ जाता है। कहां आ जाता है? दौसा के अंदर। तो ये शेखावाटी सर्किट फिर कौन सा हो गया? ढूंढाड़। अब ढूंढाड़ सर्किट के बाद में जैसे ही आगे चले तो ये वाला जो अलवर के अंदर सर्किट है, इस वाले सर्किट को नाम दिया जाता है अलवर सर्किट या मेवात सर्किट। कौन सा सर्किट कहते हैं इसे अपन? इसे कहते हैं अलवर सर्किट। अलवर सर्किट या मेवात सर्किट। अब यहां आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि अलवर सर्किट में कौन कौन से आएंगे,
अलवर के जितने भी पर्यटक स्थल हैं, मुख्य रूप से बात करें अपन कि अलवर में है क्या, अलवर के अंदर चाहे सरिस्का की बात कर लें, चाहे पांडुपुल मंदिर की बात कर लेंगे, चाहे अलवर खुद की बात कर लेंगे, ये सारे के सारे किसमें आएंगे, अलवर सर्किट के अंदर आएंगे। इसमें अकेला अलवर जिला ही शामिल होगा। शेखावाटी सर्किट में कौन कौन से जिले शामिल हैं तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। शेखावाटी सर्किट के अंदर चूरू भी शामिल है, शेखावाटी सर्किट के अंदर आपका सीकर भी शामिल है, शेखावाटी सर्किट के अंदर आपका झुंझुनू भी शामिल है। ये तीनों किसमें शामिल है, ये शेखावाटी सर्किट में शामिल है। जबकि बात करें ढूंढाड़ सर्किट में जयपुर आ गया और आभानेरी दोसा आ गया। अब अलवर सर्किट में अकेला अलवर है, लेकिन अपन जब बात करते हैं भरतपुर सर्किट की, कौन से सर्किट की, भरतपुर सर्किट की, तो यहां ध्यान देंगे आप, ये जो भरतपुर सर्किट है, इस भरतपुर सर्किट में अकेला भरतपुर नहीं है, इसके अंदर भरतपुर और धौलपुर, इन दोनों के जो पर्यटक स्थल हैं उनको शामिल कर लिया जाता है। कौन कौन से, एक तो आपका आ जाएगा भरतपुर, और भरतपुर के बाद में एक आ जाएगा आपका धौलपुर। इन दोनों के जो पर्यटक स्थल हैं उनको किस सर्किट में शामिल किया जाता है, तो अपना उत्तर बनेगा भरतपुर सर्किट में शामिल कर लिया जाता है। फिर आगे चले, भरतपुर में है कौन से, तो आपको पता है, जैसे डिग वगैरह के महल कहां पे, भरतपुर में है, केवलादेव कहां पे, भरतपुर के अंदर है, मचकुंड कहां पे, आपका धौलपुर के अंदर है। इनको किसमें शामिल किया जाता है, इनको भरतपुर सर्किट के अंदर शामिल कर लिया जाता है। इसके बाद फिर आगे बढ़े तो अपने पास आया ये वाला सर्किट आ गया, और इस वाले सर्किट को नाम दिया जाता है रणथंभौर सर्किट। कौन सा सर्किट नाम देते हैं, तो अपन कहेंगे इसे नाम दिया जाता है रणथंभौर सर्किट। कौन सा सर्किट, और रणथंभौर सर्किट की अगर बात करें अपन, तो रणथंभौर सर्किट में अकेला सवाई माधोपुर नहीं है, सवाई माधोपुर के साथ साथ जो आपका टोंक वाला क्षेत्र है इसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। यानी रणथंभौर सर्किट में सवाई माधोपुर के पर्यटक स्थल हैं और साथ में टोंक के पर्यटक स्थल हैं। साथ में किसके हैं, टोंक के पर्यटक स्थल हैं। याद रखें, शेखावाटी, फिर ढूंढाड़ सर्किट, अलवर सर्किट, भरतपुर सर्किट, रणथंभौर सर्किट। अब बात आती है, ये पूरा का पूरा जो एरिया बच गया, यहां पे कौन सा सर्किट आएगा, तो यहां आ जाएगा साथियों कौन सा, ये जो सर्किट बनता है इसे अपन नाम देते हैं हाड़ौती सर्किट। कौन सा सर्किट कहते हैं, इस सर्किट को अपन नाम देंगे हाड़ौती सर्किट। कौन सा सर्किट, हाड़ौती सर्किट। फिर आगे चलिएगा, आगे जैसे ही बात करेंगे अपन, तो अपने पास एक सर्किट आएगा, इस वाले सर्किट को नाम दिया जाता है अजमेर मेरवाड़ा सर्किट। यानी मूल रूप से आप यूं मानिएगा, इस सर्किट को कहते हैं मेरवाड़ा सर्किट। कौन सा सर्किट कहेंगे, यानी ये वाला जो सर्किट है इसे क्या नाम दिया जाएगा, इसे नाम दिया जाएगा मेरवाड़ा सर्किट। कौन सा सर्किट नाम दिया जाएगा भाई साहब, तो आप कहेंगे इस सर्किट को नाम दिया जाता है मेरवाड़ा सर्किट, इसे नाम दिया जाता है। ये देख लेते हैं अपन, मेरवाड़ा सर्किट नाम दे दिया जाएगा। क्या नाम दे दिया जाएगा, तो अपन कहेंगे मेरवाड़ा सर्किट नाम दे दिया जाएगा। अब यहां पे लिखते हैं अपन, मेरवाड़ा सर्किट में कौन से जिले शामिल हो जाएंगे, तो साथियों जरा गौर करना, मेरवाड़ा जो सर्किट रहेगा इसके अंदर एक तो शामिल होगा नागौर। एक मिनट, ये क्या होगा भाई, हाँ अब सही, हाँ एक तो शामिल हो जाएगा मेरवाड़ा सर्किट के अंदर नागौर। यहां लिख देता हूं मैं, मेरवाड़ा सर्किट के अंदर एक तो शामिल है नागौर। अब नागौर के चाहे जितने मर्जी पर्यटक स्थल हैं वो, और साथ के अंदर जो अजमेर है उसको भी किसमें शामिल किया गया है, तो अपन कहेंगे मेरवाड़ा सर्किट के अंदर शामिल किया गया है। कौन से सर्किट में, मेरवाड़ा सर्किट में। ये लिख देता हूं मैं, मेरवाड़ा सर्किट। अब मेरवाड़ा सर्किट के बाद में फिर आगे चले, एक सर्किट आ जाएगा मेवाड़ सर्किट। कौन सा सर्किट, मेवाड़ सर्किट आ जाएगा। यहां पे अपन बात करते हैं मेवाड़ सर्किट। ये लो जी, ये अपन बात कर लेते हैं मेवाड़ सर्किट की। तो ये जो यहां पे सर्किट बनेगा, इस सर्किट को क्या नाम दिया जाएगा, तो अपन कहेंगे इस वाले सर्किट को नाम दिया जाएगा, कौन सा सर्किट, तो अपन कहेंगे इस वाले सर्किट को नाम दिया जाएगा मेवाड़ सर्किट। ये बन गया जी मेवाड़ सर्किट।
और मेवाड़ सर्किट में अकेला उदयपुर नहीं है, इसके अंदर राजसमंद से लेके, कहां से लेके, यानी अपन यूं कह सकते हैं इस मेवाड़ सर्किट के अंदर राजसमंद भी शामिल हो गया, इसके अंदर उदयपुर भी शामिल हो गया, और राजसमंद और उदयपुर के बाद में आगे जैसे अपन चर्चा करते हैं डूंगरपुर तक आपका कौन सा सर्किट आता है, तो अपन कहेंगे ये सर्किट आता है। कौन सा सर्किट है? मेवाड़ सर्किट। अब मेवाड़ सर्किट के बाद में फिर आगे बात करें अपन, फिर आगे बात करें मेवाड़ सर्किट के बाद में, तो यहां पे आ जाता है मेवाड़ सर्किट के बाद में इस वाले सर्किट को क्या कहते हैं, इस वाले सर्किट को याद रखिएगा, इस वाले सर्किट को क्या कहा जाएगा, इस वाले सर्किट को नाम दिया जाएगा माउंट आबू सर्किट। कौन सा? माउंट आबू सर्किट। मैं यहां लिख देता हूं, इस वाले सर्किट का नाम है माउंट आबू सर्किट। कौन सा नाम दिया गया भाई साहब? इसे नाम दिया गया है माउंट आबू सर्किट। और जो माउंट आबू सर्किट है, यह प्रश्न पूछे कहां से लेके कहां तक विस्तृत है, तो यहां आपको बताना होगा माउंट आबू जो सर्किट है, इस सर्किट में अकेला सिरोही नहीं आता, यानी सिरोही के साथ साथ जो पाली का रणकपुर वाला क्षेत्र है, उस रणकपुर वाले क्षेत्र को भी इसमें शामिल किया जाता है। किसमें शामिल किया जाता है? तो अपन कहेंगे माउंट आबू सर्किट में शामिल किया जाता है। माउंट आबू सर्किट के बाद में एक सर्किट और बच जाता है यहां पे, और वो सर्किट कौन सा है तो देखिएगा। अब वो सर्किट आपका आ जाता है इस प्रकार से, यहां पे अपन ले लेते हैं वो सर्किट, तो वो आ गया भाई साहब ये वाला सर्किट आ गया। अब प्रश्न बनेगा इस वाले सर्किट में कौन कौन से जिले शामिल होते हैं, इसे नाम दिया जाता है मरु सर्किट। क्या नाम दिया जाएगा? तो अपन कहेंगे इस सर्किट को नाम दिया जाता है मरु सर्किट। प्रश्न बनेगा अपना कि मरु सर्किट में कौन कौन से जिले आते हैं। देखिएगा, मरु त्रिकोण में, डेजर्ट ट्राइंगल में 3 जिले आते हैं, लेकिन मरु सर्किट की बात हो रही है यहां पे, तो मरु सर्किट में 4 जिले आते हैं। कितने? 4। मरु त्रिकोण में, डेजर्ट ट्राइंगल में 3 जिले कौन से हैं? एक बीकानेर आ जाता है, एक जैसलमेर आ जाता है, एक जोधपुर आ जाता है। लेकिन मरु सर्किट की जब बात की जाती है तो मरु सर्किट में 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4। वो 4 जिले हैं कौन कौन से मित्रों? देखिएगा, इन 4 जिलों में नंबर 1 पे बात करते हैं मरु सर्किट में, तो अपना बीकानेर आ जाता है। बीकानेर के बाद में आप बात करें तो आपका कौन सा? जैसलमेर आ जाता है। जैसलमेर के बाद में आप बात करेंगे तो अपने पास जोधपुर भी इसी में ही आ जाता है, और जोधपुर के बाद में बाड़मेर भी इसी सर्किट का हिस्सा है। तो ये थे सर्किट। सर्किट का मतलब समझे, ये पर्यटन परिपथ हैं। ये क्या है? पर्यटन परिपथ हैं। तो टोटल मोटा मोटी अपने राजस्थान में अपन यूं कह सकते हैं 10 पर्यटन सर्किट हैं। कितने पर्यटन सर्किट हैं? 10 पर्यटन सर्किट हैं। 10 हैं कौन कौन से, ये आपने अच्छे ढंग से देखे हैं। मैं एक बार के लिए इनमें लिख देता हूं, ये भी है, उसके बाद ये भी पर्यटन सर्किट है, ये भी पर्यटन सर्किट है, ये 4 हो गया, ये 5 पर्यटन सर्किट, 6 हो गए, ये 7 हो गया, ये 8 हो गए, ये 9 हो गए, और कुल मिला के कितने? 10 हैं। हालांकि 10 के अलावा पर्यटन सर्किट और भी हैं, लेकिन एक बार के लिए आप इनको नोट कर लीजिएगा, फिर अपन आगे चलेंगे। एक एक सर्किट के बारे में और भी अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो ये तो 10 सर्किट हैं महत्वपूर्ण रूप से। तो ये अपन ने 1 नंबर पे बात की शेखावाटी सर्किट की, शेखावाटी के जिले आ जाएंगे। ढूंढाड़ सर्किट में जयपुर आभानेरी वाला भाग आ जाएगा। अब जयपुर में तो चाहे आमेर घूमो, सामोद घूमो, हवा महल घूमो, जहां आपका मन करे। उसके बाद अलवर सर्किट में मेवात वाला, अलवर, सिलीसेड, सरिस्का वाला। भरतपुर के अंदर भरतपुर, डिग, धौलपुर आ गया। मेरवाड़ा सर्किट है, इसके अंदर अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर ये आ जाएंगे। मेवाड़ सर्किट की बात करें तो इसमें सवाई माधोपुर का, राजसमंद के कुंभलगढ़, नाथद्वारा से लेके उदयपुर, जैसमंद देते हुए चित्तौड़ और डूंगरपुर तक अपन चले जाएं। चित्तौड़ भी इसी का हिस्सा है, ये लिख लीजिएगा आप, है ना। उसके बाद आगे बात करें हड़ौती सर्किट की। कौन से सर्किट की? हड़ौती सर्किट की। तो कोटा, बूंदी, झालावाड़ आ जाएंगे इसमें। माउंट आबू सर्किट में आपको बताई दिया। तो ये चीजें हैं जिसको अपन ने पर्यटन सर्किट का नाम दिया है। किसका नाम दिया है? पर्यटन सर्किट का। अब साथियों, अपने पास प्रश्न बनेगा, अभी अपन ने 2 बातें की यहां पे। एक तो है मरु त्रिकोण,
और एक स्वर्णिम त्रिकोण, दोनों में फर्क क्या है अब वो आप यहां समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने यहां पे दोनों ही चीजें लिखी हैं और दोनों चीजों में आपको बड़ी तसल्ली से देखना है, ध्यान लगा के देखना है, कहीं गलत नहीं हो जाए आपका डाटा। एक तो मैंने यहां पे लिखा है भाई साहब ये वाला बना दिया, एक तो बन गया ये त्रिकोण, और इस त्रिकोण के बाद में मित्रों एक और त्रिकोण की अपन चर्चा कर लेते हैं। यहां पे एक यहां पे इस प्रकार से बना दिया त्रिकोण, और कुल मिला के अपन यूं कह सकते हैं कि इसके अंदर ये अपने पास दो त्रिभुज हो गए, दो त्रिकोण हो गए, और इन दोनों को अपने को क्या करना है, दोनों को अपने को देखना है। वेरी गुड, सही बात है, देखना है तो देखना ही, ये तो मिटेगा नहीं, अंडो कर देंगे, नहीं मिटेगा तो ये लो, चलो कोई नहीं। हाँ अब देखिएगा, एक एक बात समझने की कोशिश कीजिए। इसे अपन ने नाम दिया स्वर्णिम त्रिकोण, गोल्डन ट्राइंगल, यानी ये जीटी है। जीटी बोले तो कौन सा जीटी, वो वाली जीटी रोड नहीं है, ये है स्वर्णिम त्रिकोण। कौन सा त्रिकोण है भैया, ये है स्वर्णिम त्रिकोण है। अब प्रश्न बनेगा स्वर्णिम त्रिकोण गोल्डन ट्राइंगल, इसमें कौन सी तीन चीजें आती हैं? इसमें तीन जिले नहीं है, इसमें तीन जिले नहीं है, यानी ऊपर से दिल्ली है, और दिल्ली से जैसे ही पर्यटक चलेंगे कहां आएंगे, दिल्ली से पर्यटक आगरा में आएंगे, आगरा बोले तो यूपी वाला, और उसके बाद में अपने राजस्थान में कहां आ जाएंगे, वो जयपुर के अंदर आ जाएंगे। तो कुल मिला के अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अपन ये कह सकते हैं कि अपने राजस्थान का जयपुर है, ये गोल्डन ट्राइंगल में शामिल है। किसमें शामिल है, गोल्डन ट्राइंगल में, और सर्वाधिक जो पर्यटक हैं वो इसी गोल्डन ट्राइंगल में ही आते हैं। तो आप एक चीज और लिख सकते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक, देखिएगा मैंने आपको जिले बताए थे, विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा जयपुर में आते हैं, देशी सबसे ज्यादा अजमेर में आते हैं, लेकिन यहां एक क्षेत्र की बात की जा रही है। तो राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक हैं, ये स्वर्णिम त्रिकोण में ही आते हैं, स्वर्णिम त्रिकोण में ही आते हैं। अब ये गोल्डन ट्राइंगल है, आप एक चीज और पढ़ेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज भी पढ़ेंगे, वो अपन परिवहन में चर्चा करेंगे। भारत के 4 बड़े शहरों को जोड़ने वाला जो प्रोजेक्ट है वो है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। अब ये तो हो गया गोल्डन ट्राइंगल भाई साहब। अब गोल्डन ट्राइंगल के बाद में अपन बात करें कि गोल्डन ट्राइंगल तो हो गया, ये लो जी मैंने लिख दिया गोल्डन ट्राइंगल, लेकिन अब यहां पे अपन बात करने जा रहे हैं किसके, अपन यहां बात करने जा रहे हैं ये वाला जो ट्राइंगल बनेगा, ये कौन सा ट्राइंगल बनेगा। तो मित्रों गौर कीजिएगा, इस वाले ट्राइंगल को कहा जाता है क्या, मरु त्रिकोण। यहां लिख सकता हूं मैं कौन सा त्रिकोण है, तो आप कहेंगे इसे कहा जाता है मरु त्रिकोण। और मरु त्रिकोण में कौन कौन से जिले शामिल होते हैं, एक एक को देख लेते हैं अपन, कौन कौन से जिलों को इसमें शामिल किया जाता है। 1 नंबर पे मरु त्रिकोण में शामिल जिला है बीकानेर। बीकानेर के बाद आप बात करते हैं अपन, जोधपुर भी मरु त्रिकोण का ही हिस्सा है, और जोधपुर के बाद में जैसलमेर भी मरु त्रिकोण का ही हिस्सा है। जैसलमेर भी किसका है, मरु त्रिकोण का ही हिस्सा है। और इस स्वर्णिम त्रिकोण के बाद राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक अगर कहीं आते हैं तो वो कहां आते हैं, आपके मरु त्रिकोण में आते हैं। तो आप नोट डाल के एक बात और लिख सकते हैं कि राजस्थान में स्वर्णिम त्रिकोण के बाद, स्वर्णिम त्रिकोण के बाद राजस्थान में स्वर्णिम त्रिकोण के बाद सर्वाधिक पर्यटक यहीं आते हैं। कहां आते हैं, तो अपन कहेंगे राजस्थान के अंदर ही आते हैं। कौन से सर्किट के अंदर, तो अपना जवाब बनेगा ये आपके इसी सर्किट के अंदर, बोले तो मरु सर्किट के अंदर आते हैं। ये आपका जापानी कंपनी के द्वारा विकसित किया जा रहा है, सहयोग किया जा रहा है, विदेशी फंडिंग वगैरह चलती रहती है। तो ये था स्वर्णिम त्रिकोण वाला मुद्दा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे ढंग से ये दोनों ही चीजें समझ में आ गई होंगी, और आनी भी चाहिए, आनी क्यों नहीं चाहिए। अब स्वर्णिम, इसके बाद में अपन बात करते हैं मित्रों स्वर्णिम चतुर्भुज प्रोजेक्ट क्या है, एक बार ये भी मैं आपको बता ही देता हूं, ये आप नोट कर लीजिएगा, उसके बाद देखते हैं अपन।
ये जैसे मान लीजिएगा ये अपना इंडिया है ना, और इस इंडिया में आपको क्या करना है, इस इंडिया में आपको मान लेते हैं कि ये भाई साहब ये इसमें ऐसे ऐसे ऐसे, वेरी गुड, ये हाँ, यानी भारत के 4 बड़े शहर, भारत के 4 बड़े शहर, ये जो मैं लिखने जा रहा हूं ये क्या है, ये स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है। कौन सी परियोजना है, मैं लिख देता हूं, ये है स्वर्णिम, कौन सी, स्वर्णिम, त्रिकोण नहीं है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। और ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना होगी, ये चतुर्भुज परियोजना, ये भारत के 4 बड़े शहरों को जोड़ने वाला प्रोजेक्ट। ऊपर से यहां से किसको जोड़ेंगे, ये दिल्ली है भाई साहब, दिल्ली बड़ा शहर है, दिल्ली से किसको जोड़ा जाएगा, कोलकाता को जोड़ा जाएगा। और कोलकाता से अपन बात करेंगे तो किसको जोड़ा जाएगा, कोलकाता से नीचे इधर चेन्नई को जोड़ा जाएगा। और चेन्नई से अपने को कहां पहुंचना है, चेन्नई से अपने को मुंबई पहुंचना है। तो दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क आपको एक ही बात का याद रखना है, ये स्वर्णिम जो आपका स्वर्णिम जो चतुर्भुज प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट तो किससे संबंधित है, तो मित्रों गौर कीजिएगा, ये परिवहन से संबंधित है। किससे, परिवहन से संबंधित है, परिवहन से जुड़ा हुआ है। जबकि स्वर्णिम त्रिकोण जो प्रोजेक्ट है वो किससे जुड़ा हुआ है, वो पर्यटन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, पर्यटन से जुड़ा हुआ है। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। फिर आगे चलेंगे अपन, एक एक और सर्किट की अपने को चर्चा करनी है। चलें आगे चलते हैं भाई साहब, है ना। हाँ जी, अब आगे बात करें अपने 1 मिनट के लिए। हाँ, इसको लिख लीजिएगा आप। हाँ, अब वो तो सर्किट अपन ने देख लिए, लेकिन उन सर्किट के अलावा भी भाई साहब और सर्किट हैं राजस्थान के अंदर। कौन कौन से देखते हैं। एक आता है ब्रजभूमि, ब्रजभूमि सर्किट। प्रश्न आए कि ब्रजभूमि सर्किट का विकास कहां किया जा रहा है, ब्रजभूमि सर्किट। सीधा सीधा प्रश्न बनेगा कि ब्रजभूमि सर्किट का जो विकास है ये विकास कहां किया जा रहा है। तो आपको पता है ब्रजभूमि भगवान कृष्ण की भूमि, और ये यूपी में भी है, राजस्थान वाला भी जो आपका धौलपुर भरतपुर वाला क्षेत्र है। यहां आपको एक बात याद रखनी है कि राजस्थान सरकार और यूपी सरकार, यानी अपन यूं कह सकते हैं राजस्थान और यूपी में विकसित, राजस्थान और यूपी में विकसित सर्किट होगा जो भारत सरकार के प्रयासों के द्वारा विकसित किया जा रहा है। किस काम के लिए, पर्यटकों को अधिक से अधिक आकर्षित करने के लिए राजस्थान की इस धरा के अंदर पर्यटक अधिक से अधिक आए। इसके बाद जैसे ही आगे चले अपन, ब्रजभूमि सर्किट के बाद में एक आता है बुद्धा सर्किट। कौन सा सर्किट भैया, बुद्धा सर्किट आता है। अब बुद्धा सर्किट आते ही आपके माइंड के अंदर एक बात चलेगी कि अपने राजस्थान में महात्मा बुद्ध के कोई ज्यादा स्थान तो है नहीं, फिर बुद्धा सर्किट का क्या औचित्य है। जी हां है, राजस्थान का जयपुर और झालावाड़ दोनों ही बुद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं, महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए हैं दोनों के दोनों। जयपुर में तो आपको पता है कि अशोक का जो आपका भाब्रू शिलालेख मिला है, उसके अंदर जो विराट में मिला है, वहां से बुद्ध के बहुत सारी चीजें मिली हैं, अशोक के बुद्ध होने का प्रमाण मिला है, वो सारी चीजें बुद्ध धर्म से जुड़ी हैं। और झालावाड़ के अंदर जो कोलवी की गुफाएं हैं, अब वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुए हैं। तो बौद्ध जो पर्यटक हैं, चाहे वो श्रीलंका से आ रहा है, चाहे वो थाईलैंड से आ रहा है, चाहे वो चाइना से आ रहा है, उन बौद्ध पर्यटकों को राजस्थान में आकर्षित करने के लिए जो सर्किट बनाया जा रहा है वो कौन सा, बुद्धा सर्किट है। तो बुद्धा सर्किट अपने राजस्थान के कौन कौन से हैं, तो यहां मैं बता देता हूं आपको। एक तो जयपुर वाला भाग है, और जयपुर के साथ आपको याद रखना है झालावाड़। जयपुर के अंदर क्या है, बुद्ध धर्म का, तो मैंने आपको बताया जयपुर में जो बेराट वाला क्षेत्र है वो बुद्ध के लिए जाना जाता है। जबकि झालावाड़ की बात करें तो जो कोलवी की गुफाएं हैं, अब वो कहां हैं, तो आपका उत्तर आएगा कोलवी की जो गुफा है ये झालावाड़ के अंदर ही है। और ये क्यों विकसित किया जा रहा है, तो आपको बताया कि चीन है, श्रीलंका है, आपका म्यांमार वगैरह है, जो भी आपके थाईलैंड वगैरह बौद्ध धर्म के केंद्र हैं, वहां से पर्यटक आए और अपने राजस्थान की संस्कृति से परिचित हों और बुद्ध धर्म की संस्कृति से परिचित हों। इसके बाद एक सर्किट का विकास किया गया जिसका नाम है बालाजी सर्किट। अब गुरुजी बालाजी का सर्किट कौन सा हो गया,
तो भाई साहब जैसा देवता वैसा सर्किट। बुद्धा सर्किट का मतलब क्या था कि महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई जानकारियां साझा की जा रही हैं, उन स्थलों को जोड़ा जा रहा है, पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। बालाजी सर्किट में बालाजी को विकसित किया जाएगा, बालाजी को पकड़ के विकसित करेंगे नहीं। बालाजी जो है वह अपने जो हनुमान जी महाराज हैं बालाजी हैं, उनके जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं, इन मंदिरों को विकसित किया जाएगा ताकि पर्यटक ज्यादा से ज्यादा आए। वो कौन से? एक तो आपको पता है कि मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है, कहां पे है? दौसा में है। एक सालासर बालाजी का मंदिर है, कहां पे है? तो आप कहेंगे चूरू के अंदर है। उसके बाद में पांडुपोल के अंदर बालाजी का मंदिर है, कहां है? अलवर में है। बाकी घाट वाले बालाजी, बंधा वाले बालाजी, सामोद वाले बालाजी, ये कहां पे हैं? ये आपको पता ही होगा, जयपुर के अंदर है। तो इन जिलों के अंदर अब बालाजी सर्किट का विकास किया जा रहा है। अब अपन देखते हैं कि बालाजी सर्किट में कौन कौन से जिले आप शामिल करेंगे। बालाजी सर्किट में आप चूरू को शामिल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे चूरू में कौन से बालाजी हैं, तो आप लिख सकते हैं चूरू में सालासर बालाजी हैं। चूरू में कौन से बालाजी हैं भाई साहब? सालासर। चूरू के बाद में अपन बात करें दूसरे नंबर पे, अपन चूरू के साथ साथ अपने दौसा को शामिल कर सकते हैं। तो आप कहेंगे दौसा में कौन से बालाजी हैं, तो अभी आपको बताया दौसा में जो बालाजी का मंदिर है वो है मेहंदीपुर बालाजी। कौन से बालाजी? मेहंदीपुर बालाजी। ये कहां पे है? तो अपन कहेंगे दौसा के अंदर है। दौसा के बाद में जैसे ही आगे चले अपन, चूरू में सालासर बालाजी, दौसा में मेहंदीपुर बालाजी, तो अपने अलवर में कौन सा बालाजी है? ये लीजिएगा भाई साहब, अलवर के अंदर आप लिख सकते हैं पांडुपोल। कौन सी पोल है? पांडुपोल। और पांडुपोल वाला जो मंदिर है ये कहां पे है? अलवर में है। उसके बाद आप जयपुर को लिख सकते हैं। जयपुर के अंदर आप लिख सकते हैं, जैसे कि बात करें अपने जयपुर में, आपको बताया सामोद के अंदर बालाजी का मंदिर है। सामोद के साथ आपको बताया घाट के बालाजी हैं, और घाट घोटे वाले हैं, याद रखो, घाट के बालाजी। घाट के बालाजी के साथ बालाजी है, बालाधी नहीं, बालाजी। और बालाजी के साथ आपको याद रखना बंधे वाले बालाजी। तो ये जो है किस सर्किट में शामिल किए गए हैं? ये शामिल किए गए हैं भाई साहब जी आपके बालाजी सर्किट में। बोलो बालाजी महाराज की जय हो। तो ये हो गया जी बालाजी सर्किट, तो इनको नोट कीजिएगा। फिर आगे कृष्णा सर्किट की बात करते हैं अपने। शाबाश, वेरी गुड, है ना। हाँ भैया, चलें आगे, चलते हैं। अब बात आती है कृष्णा सर्किट की। लिखो तो फिर फटाफट, नहीं लिखा तो क्या? लिखा ही नहीं अभी हमने। अब बात करते हैं मित्रों कृष्णा सर्किट की। कृष्णा सर्किट का मतलब वही बात, भगवान कृष्ण के जो मंदिर हैं इन स्थानों को जोड़ दिया गया। अब भगवान कृष्ण के मंदिर हैं, ये कहां कहां हैं? तो आपको पता होगा ना भगवान कृष्ण के मंदिर कहां कहां है। एक तो भगवान कृष्ण के मंदिर जयपुर में है, एक भगवान कृष्ण का मंदिर अपने राजसमंद में है। जयपुर के बाद में ये लिख दिया मैंने राजसमंद, और राजसमंद के बाद में एक भगवान कृष्ण का मंदिर और कहां है? और बोलो, सीकर में। सीकर में, सीकर में, ये लो जी मैंने सीकर लिख दिया। अब सीकर में भगवान कृष्ण का मंदिर कौन सा आपको पता है? सीकर में भगवान कृष्ण का मंदिर है खाटू श्याम जी का। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, शीश का दानी, ये खाटू श्याम जी। ये कहां है? सीकर के अंदर है। राजसमंद में कौन से हैं? तो याद रखिएगा, राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर। यहां भी कृष्णा सर्किट का विकास किया जा रहा है, श्रीनाथ जी का मंदिर, ठीक है। इसके बाद फिर आगे चले तो अपने पास आ गया जयपुर। जयपुर में आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो जयपुर में याद रखना है कनक वृंदावन, कनक वृंदावन मंदिर। उसके बाद आपको याद रखना है जयपुर के अंदर चरण जी का मंदिर, चरण जी का मंदिर। उसके बाद में जयपुर में आपको याद रखना है गलता जी का मंदिर। एक याद रखना है गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर। और एक जयपुर में आपको याद रखना है गलता जी का मंदिर। किसका मंदिर है? गलता जी का मंदिर। तो कुल मिला के आपको गलता जी का मंदिर, ये 4 मंदिर जयपुर के याद रखने हैं। यहां कौन से सर्किट का विकास किया जा रहा है? कृष्णा सर्किट का विकास किया जा रहा है। कौन कौन से? जयपुर में कनक वृंदावन मंदिर है,
जयपुर में चरण जी का मंदिर है, जयपुर के अंदर ही गोविंद देव जी का मंदिर है, जयपुर में गलता जी का मंदिर है, राजसमंद में श्रीनाथ जी का मंदिर है, और बात करते हैं अपने राजसमंद के बाद में आगे यहां सीकर में तो खाटू श्याम जी का मंदिर है। कृष्णा सर्किट पूरा हो गया। अब बात करते हैं कृष्णा सर्किट के बाद में, यहां पे मैं एक और लेता हूं, पुरातत्व सर्किट, यानी पुरातात्विक जो चीजें हैं, इन चीजों का संरक्षण करने के लिए तो याद रखिएगा 7 संभाग मुख्यालयों पर, यह लिख देता हूं मैं। अपने संभाग हैं कितने? 7 हैं, और जो 7 संभाग मुख्यालय हैं, इन 7 ही संभाग मुख्यालयों पर जो आपका किया गया है, अब वो कौन सा सर्किट है? तो अपना उत्तर आएगा, ये सर्किट आता है पुरातत्व सर्किट। तो इनको फटाफट से एक बार नोट कीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। साथ साथ लगे हाथ लिख ही लीजिएगा वैसे आप कि मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट, मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट, यानी जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वगैरह वाले धार्मिक स्थल हैं उनके लिए विकसित किया गया मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट। ये दक्षिणी राजस्थान का जो आदिवासी इलाका है उसके लिए जोड़ा गया सर्किट है। और एक और लास्ट में आप लिख लीजिएगा, इसकी थोड़ी सी साइज छोटी कर लेते हैं अपने, ये लो जी, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस हाँ, धार्मिक सर्किट हो गया। उसके बाद लिख लीजिएगा आप एक सर्किट और, तीर्थ सर्किट। तीर्थ सर्किट में जितने भी तीर्थ स्थल हैं उन सबको शामिल कर लिया जाएगा। तो ये आप आराम से लिख सकते हैं, फिर आगे चलेंगे अपने ना। तीर्थ सर्किट में तीर्थ स्थल हैं सारे के सारे लगभग, है ना। हाँ, तो ये मेवाड़ वागड़ धार्मिक सर्किट, इसमें उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा है, ये लिख सकते हैं आप, उदयपुर है, डूंगरपुर है, और साथ में बांसवाड़ा है, ठीक है। उसके बाद तीर्थ सर्किट में अजमेर वाला हिस्सा है, अजमेर है, पुष्कर है, नाथ द्वारा है, कांकरोली है, महावीर जी का है, करौली वाला। यहां कौन सा सर्किट विकसित किया जा रहा है? ये तीर्थ सर्किट है। तो ये अपने राजस्थान में सर्किट कौन कौन से हैं एक बार के लिए देख लेते हैं अपने, देखते जाइएगा। राजस्थान में ये सर्किट है, आपको बताया, ठीक है, फटाफट से देख लीजिएगा। ये 10 सर्किट हो गए। 10 सर्किट में इधर से चले गए, याद करने का कोई झंझट नहीं है। शेखावाटी सबसे पहले आता है, तो शेखावाटी के बाद में ढूंढाड़ नीचे है, अलवर नीचे, अलवर सर्किट, मेवात सर्किट बोले तो अलवर सर्किट को ही कहते हैं। फिर भरतपुर सर्किट आ जाएगा, फिर रणथंभौर सर्किट आ गया, फिर आपका हाड़ौती सर्किट आ गया, उसके बाद में मेवाड़ सर्किट आ गया, माउंट आबू सर्किट आ गया, माउंट आबू सर्किट के बाद में आपका कौन सा आ गया? आपका आ गया मरु सर्किट, या फिर अपन जिसे कहते हैं मरु त्रिकोण अलग है, मरु सर्किट अलग है। सर्किट में 4 जिले, त्रिकोण में 3 ही जिले आते हैं, ये आपको याद रखने, मेरवाड़ा सर्किट याद हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही आगे चले, अपन ने दोनों त्रिकोण की अलग अलग चर्चा की, इसके बाद में अपन ने स्वर्णिम चतुर्भुज की बात की, इसके बाद में आगे अपन बात कर रहे हैं ब्रज भूमि सर्किट की, राजस्थान यूपी में विकसित है। बुद्धा सर्किट की बात करें तो जयपुर झालावाड़ 2 में, और बात करें बालाजी सर्किट के चूरू वगैरह में आता है। अब इसके बाद जैसे ही आगे चलेंगे अपने, तो अपने पास बालाजी सर्किट के बाद में अपन ने कृष्णा सर्किट की बात की। अब बात आती है मित्रों इको टूरिज्म की, है ना। एक बार इसको लिख लीजिएगा आप, फिर आगे चलते हैं ना। अब देखिएगा, यहां पे बात कर रहे हैं अपन इको टूरिज्म की। इको टूरिज्म की, कौन से टूरिज्म की? इको टूरिज्म की। अब ये जो इको टूरिज्म है, इस इको टूरिज्म में आपको याद रखना है कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें। पहली बात तो प्रश्न बनेगा कि इको टूरिज्म नीति कब जारी की गई? तो याद रखेंगे, अगर नीति की बात आ रही है तो 4 फरवरी 2010 को कब जारी की गई नीति? नीति में नीति सही है। नीति कब जारी की जाती है? 4 फरवरी 2010 को। सीधा सीधा प्रश्न तो यही बन गया। अब इसके बाद इको टूरिज्म का विकास कहां कहां किया जा रहा है? राजस्थान के कौन से जिलों में? नंबर 1 पे मैं लगा देता हूं, जैसलमेर में विकसित किया जा रहा है इको टूरिज्म। इधर से ले लेते हैं अपने, नंबर 1 पे लिख देते हैं अपने जैसलमेर।
जैसलमेर के बाद इको टूरिज्म बाड़मेर में भी विकसित हो रहा है, बाड़मेर के बाद जोधपुर में भी, जोधपुर के बाद जालोर में भी, जालोर के बाद सिरोही में भी, सिरोही के बाद पाली में, पाली के बाद नागौर में, ठीक है। नागौर के बाद आप लिख सकते हैं राजसमंद है, राजसमंद है, और राजसमंद के बाद आप लिख सकते हैं सवाई माधोपुर। अब भाई साहब अपने को यह देखना है कि कहां कहां किन किन का विकास किया जा रहा है या जाएगा। भाई इको टूरिज्म तो है, लेकिन इको टूरिज्म में जैसलमेर में कौन सा क्षेत्र है, बाड़मेर में कौन सा है, जोधपुर में कौन से क्षेत्र में, जालोर में कौन सा है, सिरोही में, पाली में, नागौर में, राजसमंद में, सवाई माधोपुर, एक एक को देखते चलिएगा। अगर जैसलमेर की बात करेंगे तो जैसलमेर के अंदर जो सम वाला क्षेत्र है, सम के धोरे, और सम के धोरों के साथ साथ भाई हर जगह अपन देखते हैं कि आपका सांस्कृतिक रूप से पर्यटन को विकसित किया जा रहा है, ऐतिहासिक रूप से किया जा रहा है, भौगोलिक रूप से किया जा रहा है, लेकिन इकोसिस्टम में कहां किया जा रहा है, तो सम के धोरे हैं। प्लस के अंदर यहां एक चीज और याद रखनी है, मरु राष्ट्रीय उद्यान है, यहां विकसित किया जा रहा है इको टूरिज्म, मरु राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद बात करें बाड़मेर, बाड़मेर में जो किराड़ू वाला मंदिर है वहां आसपास का जो इलाका है वहां विकसित किया जाएगा, किराड़ू के मंदिर के आसपास, है ना, किराड़ू के मंदिर के आसपास वाला जो इलाका है अब वहां पे आपका क्या किया जाएगा, ये विकसित किया जाएगा। अगर जोधपुर की बात आती है, जोधपुर में आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, गुढ़ा बिश्नोइया क्षेत्र अपन वन्य जीव वगैरह में पढ़ के आए हैं, ये क्षेत्र है, माचिया सफारी पार्क वाला क्षेत्र है, देचू वगैरह वाला क्षेत्र है, यहां विकसित किया जाएगा माचिया सफारी पार्क वाले में। इसके बाद जैसे ही आगे बढ़े, जालोर के अंदर जो सुंधा माता वाला क्षेत्र है, जालोर में कौन सा क्षेत्र है, सुंधा माता क्षेत्र है, यहां पे आपका विकसित किया जाएगा। कहां पे, सुंधा माता वाले क्षेत्र में। जालोर के बाद अगर बात करते हैं सिरोही वाले में, तो सिरोही में एक आता है छीपा बेरी, छीपा बेरी, छीपा बेरी और माउंट आबू क्षेत्र है, यहां यह विकसित किया जाएगा। इसके बाद जैसे ही आगे चले, जैसे ही आगे चले तो अपने पास पाली की बात करें तो पाली के अंदर याद रखना है जो जवाई बांध वाला क्षेत्र है वो स्पेशल विकसित किया जाएगा। किसमें, जवाई जो बांध वाला क्षेत्र है ये विकसित किया जाएगा, और जवाई बांध के साथ नाना बेड़ा, नाना बेड़ा याद रखिएगा, ये क्षेत्र भी कहां का है, पाली का क्षेत्र है। नागौर की बात करें तो भंवाल माता का क्षेत्र है, इसको इको टूरिज्म के तहत विकसित किया जाएगा। राजसमंद की बात करें तो कुंभलगढ़ वाला क्षेत्र है, कौन सा, कुंभलगढ़ वाला क्षेत्र है, इसको इको टूरिज्म में विकसित किया जाएगा। सवाई माधोपुर की बात करें तो आपको पता ही है, रणथंभौर वाला जो क्षेत्र है इसको इसके तहत विकसित किया जाएगा। तो ये क्या है, याद इतना ही रखना है, ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये केवल और केवल अपने को याद क्या रखना, क्या है, ये इको टूरिज्म का यहां विकास किया जाएगा। किसका, इको टूरिज्म का, यानी पारिस्थितिकी रूप से जो पर्यटन है उसको विकसित करने के लिए इन क्षेत्रों में ये प्रोजेक्ट चलाए गए हैं। तो इनको आप नोट कर लीजिएगा, फिर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। शाबाश, चले आगे। अब देखिएगा इसके बाद बात आती है कि अपने राजस्थान, इनको लिखिएगा फटाफट से, हाँ जी चलें। अब बात आती है अपने राजस्थान में प्रमुख सफारियां कौन सी हैं, अपने राजस्थान में प्रमुख सफारियां कौन सी हैं। यहां अपन बात करें राजस्थान में प्रमुख सफारी, यानी राजस्थान में सफारी का मतलब समझते हो क्या, सफारी गाड़ी आती है वही क्या, सफारी का मतलब भाई घूमना, किसी पे बैठ के, अगर ऊंट पे बैठ के घूम रहे हैं तो उसे कैमल सफारी कह देंगे,
अगर गधे पे बैठ के घूम रहे हैं तो उसे डंकी सफारी कह देंगे, ऐसा ही क्या? ऐसा सा कि कुछ मामला है, सफारी का मतलब यही है। लेकिन अब लोयन सफारी, ये भी आएंगे, टाइगर सफारी, इनका भी याद रखना है ना, डाटा तो याद होनी चाहिए। यहां बात करते हैं अपने कि अपने राजस्थान में, एक एक नंबर से लिख लेते हैं पहले, कैमल सफारी कहां की प्रसिद्ध है? तो आपका उत्तर आएगा राजस्थान में कैमल सफारी कहां की होनी चाहिए? ये जैसलमेर की होनी चाहिए, और तो कहां की होनी चाहिए? ये कैमल सफारी हो गई। इसके बाद नंबर 2 पे मैं बात करता हूं, कैमल के साथ यहां ऊंट के साथ गधा ले लेता हूं ना, डंकी सफारी कहां की है? ये अपने झुंझुनू की है, याद रखना है, कहां की? झुंझुनू की डंकी सफारी। उसके बाद बात करते हैं अपने लोयन सफारी कहां की है? लोयन सफारी ये नाहरगढ़ की है। नाहरगढ़ कहां पे? जयपुर के अंदर। टाइगर सफारी कहां की है? तो याद रखिएगा, टाइगर सफारी रणथंभौर की है। टाइगर सफारी कहां की है? रणथंभौर की है। उसके बाद में प्रश्न बन जाए आपसे कि हॉर्स सफारी कहां की है? आपका उत्तर बनेगा ये पुष्कर की है। पुष्कर बोले तो अजमेर के अंदर है। उसके बाद आपसे ये प्रश्न बन जाए कि वाटर सफारी कहां की है? वाटर सफारी, तो अपना उत्तर आएगा ये तो चंबल कोटा की है। फिर आपसे ये प्रश्न बन जाए एलिफेंट सफारी कहां की है? एलिफेंट सफारी, तो अपन कहेंगे एलिफेंट सफारी तो आमेर की है, हम जानते हैं। एलिफेंट सफारी आमेर की आप जानते हैं, तो आप ये बताइए कि काऊ सफारी कहां की है? बैलों के जरिए करवाई जाएगी काऊ सफारी, ये नहीं पता आपको, मैं बताऊंगा कहां पे है। हिंगोनिया गौशाला जो जयपुर है, वहां पे प्रोजेक्ट चल रहा है कि बैलों के माध्यम से सफारी करवाई जाए। और काऊ सफारी के बाद में साइकिल सफारी, ये कहां पे है? तो आपका उत्तर बनेगा बाईसाइकिल जो सफारी है ये कहां है? ये आपका भरतपुर के अंदर है भैया। कहां है बाईसाइकिल सफारी? भरतपुर में। अब एक एक को अपन लिख लेते हैं, कहां कहां कौन कौन सी सफारी है। देखिएगा, कैमल सफारी कहां की है? भाई ऊंट पे बैठ गए, इंडा लेने को काम कटे हुए, और वह जैसलमेर में। बोले तो आप लिख सकते हैं कैमल सफारी कहां की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की प्रसिद्ध है। इसके बाद डंकी सफारी, कैमल सफारी के बाद नेक्स्ट कौन सा है? डंकी सफारी कहां की है? तो याद रखिएगा डंकी सफारी हमारे झुंझुनू की है। इसके बाद फिर आगे चले तो अपने पास आ गया लोयन सफारी, ये कहां की है? ये नाहरगढ़ की है। और नाहरगढ़ बोले तो भाई साहब कहां है? ये जयपुर के अंदर है। उसके बाद टाइगर सफारी की बात करें तो ये कहां पे है? ये रणथंभौर में है। और टाइगर सफारी रणथंभौर में, और रणथंभौर कहां पे है? तो आपको ध्यान है रणथंभौर सवाई माधोपुर में। हॉर्स सफारी कहां की है? ये आप जानते हैं पुष्कर। पुष्कर कहां? अजमेर के अंदर है। पुष्कर कहां भैया? अजमेर में। इसके बाद वाटर सफारी कहां की है? ये कोटा में। कोटा में कौन सी नदी के किनारे? तो याद रखिएगा चंबल नदी के किनारे। कौन सी नदी? चंबल नदी के किनारे ये है। और एलिफेंट सफारी की बात करें तो आमेर गांव आप जानते हैं। आमेर कहां पे है? आमेर जयपुर के अंदर है, यहां एलिफेंट सफारी है। उसके बाद बात करें काऊ सफारी, ये हिंगोनिया जो गौशाला है, हिंगोनिया गौशाला, यहां पे इस सफारी का अपन कहें बैलों के माध्यम से ये सफारी करवाई जाएगी, है कहां? जयपुर के अंदर। और बात करते हैं अपने बाईसाइकिल सफारी की, ये कहां है? ये है मेरे भैया भरतपुर में। कहां है? भरतपुर में। तो ये है राजस्थान में प्रमुख रूप से सफारियां। सफारी कौन कौन सी? तो ये लिख सकते हैं, ये पर्यटन का एक हिस्सा है। कैमल सफारी है, डंकी सफारी है, लॉयन सफारी, टाइगर, हॉर्स, वाटर, एलिफेंट, काऊ, बाईसाइकिल, इनको नोट कर लीजिएगा। फिर आगे चलते हैं, बढ़ते हैं ना, शाबाश। तो आज के लिए इतना काफी है साथियों, फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।